हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग विद ऑनेस्टी। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चाइल्डहुड ब्लड डिस्क्रेसियास। सो चाइल्डहुड ब्लड डिस्क्रेसियास का मतलब क्या होता है? देखिए, डिस्क्रेसियास मीन्स होता है डिसऑर्डर या फिर डिजीज। ऐसे कुछ डिजीजेस जो ब्लड रिलेटेड है एंड जो चाइल्डहुड में अराइज होती है। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको स्केड्यूल बता देती हूँ, क्लास का स्केड्यूल क्या रहेगा, टाइम टेबल क्या रहेगा। क्योंकि अगर मैं एक रैंडम टॉपिक पिक कर रही हूँ डेली बेसिस पे, तो मुझे नहीं लगता सिलेबस आपका कवर हो पाएगा। तो मैंने एक टाइम टेबल बनाया है। ठीक है, तो क्लास का स्केड्यूल आप नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, आज है ट्यूसडे। ट्यूसडे और वेंसडे को हम पीडियाट्रिक स्टडी करेंगे। थर्सडे एंड फ्राइडे को हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी स्टडी करेंगे। क्योंकि एनाटॉमी फिजियोलॉजी का एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी ज्यादा मैं वीडियोस अभी तक नहीं बना पाई हूँ। सैटरडे को हम गायनेकोलॉजी स्टडी करेंगे। तो इनमें से जो सबसे इजी सब्जेक्ट है ना, वो है, मुझे जो लगता है, गायनेकोलॉजी। और नेक्स्ट है संडे। तो संडे को हम स्टडी करने वाले हैं एमएसएन। एमएसएन की कोई भी डिजीज हम संडे को स्टडी कर लेंगे। और मंडे, मंडे जो होगा वो आपका क्वेरी सेशन होगा। तो वो लाइव तो मैं नहीं आने वाली हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मैं कम्युनिटी पे एक पोस्ट डालूंगी, तो उस पर आपको कमेंट्स करने हैं और जिस पे कमेंट पे ज़्यादा लाइक्स होंगे उसी पे ही मंडे को मैं वीडियो अपलोड कर दिया करूँगी। देखिए, तो ऐसा नहीं है कि ट्यूसडे वेंसडे 2 दिन हम पीडियाट्रिक कर रहे हैं तो 2 ही वीडियोस आपको मिलेगी। अगर पॉसिबल हो पाया तो मॉर्निंग इवनिंग 2 टाइम में वीडियो अपलोड कर दूंगी। बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, पूरा सिलेबस हम कवर कर लेंगे। तो आज और कल हम स्टडी करने वाले हैं पीडियाट्रिक। और जो चैप्टर मैंने पिक किया है वो है चाइल्डहुड ब्लड डिस्क्रेसियाज। डिस्क्रेसियाज मीन्स डिजीज और डिसऑर्डर। तो हम एक ऐसा डिजीज, एक ऐसा डिसऑर्डर पिक करने वाले हैं, अभी स्टडी कर रहे हैं, जो कि इन्फेंसी में अराइज होता है। वो है एनीमिया। अनीमिया हम स्टडी करेंगे, जो कि पीडियाट्रिक का टॉपिक है। और पूरे चैप्टर को हम कवर करेंगे, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो हम छोड़ेंगे। ठीक है, हर एक टॉपिक को कवर करेंगे, चाहे वो इम्पोर्टेंट हो या फिर ना हो। अब ऐसा होता है कि हम बहुत से टॉपिक्स जब हम नर्सिंग कर रहे होते हैं तो हम छोड़ देते हैं, हम सोचते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। बट अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए, कि जैसे हम जॉब के लिए ट्राई करते हैं, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, उन टॉपिक से भी क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो हमको सारे ही टॉपिक्स को इम्पोर्टेंट मान के चलना है। तो अभी हम स्टडी कर रहे हैं अनीमिया। तो जब भी हम अनीमिया का नाम सुनते हैं तो हमें इतना तो पता होता है कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, तभी अनीमिया अराइज होता है। तो अनीमिया की डेफिनेशन अब हम देख रहे हैं। अनीमिया इज डिफाइंड एज रिडक्शन इन द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ सर्कुलेटिंग आरबीसीज। जैसे मैंने बताया है, जो आरबीसीज होते हैं, जो भी सर्कुलेट कर रहे हैं हमारी बॉडी में, उनका लेवल जो है वो डाउन हो जाएगा। एंड व्हेन द हीमोग्लोबिन कंटेंट इज बिलो द नॉर्मल, और हीमोग्लोबिन जो कंटेंट है वो भी क्या हो जाएगा, नॉर्मल से बिलो चला जाएगा। हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है? तो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है आरबीसीज में। हीमोग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन होता है जो आरबीसीज में प्रेजेंट होता है। और इसमें क्या होती है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। और जो भी हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, उन्हें सप्लाई करता है ऑक्सीजन, कौन? हीमोग्लोबिन। और साथ ही साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है हमारी बॉडी में, उसे लंग्स तक पहुंचाने का काम करता है, लंग्स तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है हीमोग्लोबिन। अब देखिए, इस केस में क्या हो रहा है, अनीमिया के केस में जो हीमोग्लोबिन कंटेंट है वो बिलो देन नॉर्मल जा रहा है, नॉर्मल से बिलो जा रहा है। उस केस में देखिए, जब इसका फंक्शन ही प्रॉपर नहीं हो पाएगा तो क्या क्या ऐसे चेंजेस आएंगे, डेफिनेशन को पढ़ के आपको क्या लग रहा है? देखिए, हीमोग्लोबिन का जो कंटेंट है वो लो हो जाएगा, लेवल जो है वो कम हो जाएगा। तो ऑक्सीजन प्रॉपर्ली टिश्यूज तक नहीं पहुंच पाएगी, जो भी ये फंक्शन अभी तक कर रहा था। साथ ही साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगी लंग्स तक। तो इससे चांसेस क्या रहते हैं, सर्कुलेटरी फेलर हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर्ली नहीं सर्कुलेट हो पा रही है, ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी जो है इसकी लो हो रही है। तो इससे क्या होगा, सर्कुलेटरी फेलर।
और देखिए कौन कौन से साइन सिम्टम्स इसे देखने को मिले। फर्दर तो हम स्टडी करेंगे ही, बट डेफिनेशन से जो हमें पता लग रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। सो देखिए साइन को इन्फेंट को हो जाएगा, चक्कर आना स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं मिल पा रही है, और फिटीग रहेगी बॉडी, ठीक है, क्योंकि जो भी टिश्यूज हैं उनको भी प्रॉपरली ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही है, तो मसल पेन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है रिजल्टिंग इन डिक्रीज, जैसे मैंने बताया ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि हीमोग्लोबिन में ही ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है, यही ऑक्सीजन को लेकर जाता है, कहाँ ट्रांसपोर्ट करता है, ऑर्गन्स को, टिश्यूज को। और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी लो क्यों हो गई है? क्योंकि हीमोग्लोबिन कंटेंट लो है। तो अगर आपको इस डेफिनेशन में कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज बेझिझक होकर मुझसे पूछ लेना, कमेंट डाउन कर देना, जरूर मैं आंसर दूंगी, जरूर क्लियर आउट करूंगी। अब आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब देखिए यही से एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि नॉर्मल जो होता है हीमोग्लोबिन का लेवल कितना होना चाहिए, तो वो मैं आपको बताती हूँ। सो अब देखिए हम नॉर्मल वैल्यू स्टडी कर रहे हैं WHO के अकॉर्डिंग। WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट ईयर में आपने कम्युनिटी में स्टडी की होगी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जिनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है, WHO का हेडक्वार्टर है। WHO proposed the cutoff points of HB level for different age groups for the diagnosis of anemia। अब देखिए अगर हमें डायग्नोस करना है कि अनीमिया जो है इन्फेंट में अराइज हो गया है, तो हम कब कर पाएंगे? जब हमें नॉर्मल वैल्यूज पता होंगी। तो WHO ने ऐसी कुछ नॉर्मल वैल्यूज बताई हैं। सो देखिए 6 months to 6 years के चाइल्ड में नॉर्मल HB लेवल कितना होना चाहिए? 11 ग्राम पर डेसीलीटर। और नेक्स्ट है चिल्ड्रन जो 6 ईयर से 14 ईयर्स तक के हैं, उनके लिए जो HB लेवल है वो कितना दिया गया है WHO के अकॉर्डिंग? वो है 12 ग्राम पर डेसीलीटर। और अगर अबव 14 ईयर्स के हैं उनके लिए क्या है? मेल में कितना होना चाहिए? नॉर्मल HB लेवल 13 ग्राम पर डेसीलीटर और फीमेल में 12 ग्राम पर डेसीलीटर। तो नोट डाउन कर लीजिएगा, ये वैल्यूज WHO के अकॉर्डिंग है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं WHO ग्रेडिंग ऑफ अनीमिया। अनीमिया को WHO ने ग्रेडिंग दी गई है कि अनीमिया जो है उसे हम माइल्ड कब डायग्नोस करेंगे, मॉडरेट कब डायग्नोस करेंगे एंड सीवियर कब डायग्नोस करेंगे। सो देखिए ये 3 हमारे पास ग्रेड दिए गए हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। अब WHO के अकॉर्डिंग देखते हैं अनीमिया की ग्रेडिंग। तो फर्स्ट है HB लेवल बिटवीन 10 ग्राम पर डेसीलीटर एंड कट ऑफ पॉइंट। कट ऑफ पॉइंट कितना होगा? 11 ग्राम। अभी हमने स्टडी की थी नॉर्मल वैल्यूज, तो 11 ग्राम पर डेसीलीटर कट ऑफ पॉइंट है। अगर 10 to 11 ग्राम पर डेसीलीटर अगर HB लेवल है तो उसे हम बोलेंगे माइल्ड अनीमिया। नेक्स्ट है HB लेवल बिटवीन 7 ग्राम पर डेसीलीटर टू 10 ग्राम पर डेसीलीटर। 7 से अगर 10 के बीच में है तो मॉडरेट अनीमिया हम उसे डायग्नोस करेंगे। नेक्स्ट है HB लेवल बिलो 7 ग्राम पर डेसीलीटर। 7 ग्राम से भी बिलो है अगर HB लेवल तो उसे हम डायग्नोसिस करते हैं सीवियर अनीमिया। तो ये WHO के अकॉर्डिंग ग्रेडिंग दी गई है अनीमिया की, तो नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अभी तो हमने ग्रेडिंग स्टडी की थी WHO के अकॉर्डिंग, अब हम क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग जो है ग्रेडिंग स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट है पेलर ऑब्जर्व्ड इन कंजक्टिवा एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ओनली। सो पेलर का मतलब क्या होता है? सो पेलर इज अ पेल कलर ऑफ द स्किन, मींस थोड़ा थोड़ा आपको येलोइश शो होगी आपकी स्किन। तो पेलर हमें अभी कहाँ ऑब्जर्व हो रहा है? कंजक्टिवा में और म्यूकस मेम्ब्रेन में। तब हम इसे माइल्ड अनीमिया जो है ग्रेडिंग देंगे, माइल्ड अनीमिया। नेक्स्ट देखिए पेलर हमें ऑब्जर्व होने लग गया है अब स्किन के अंदर। अभी तक कहाँ हो रहा था? कंजक्टिवा में, म्यूकस मेम्ब्रेन में। अब स्किन में भी ऑब्जर्व होने लगा है, तो इसे हम ग्रेडिंग दे रहे हैं मॉडरेट अनीमिया। नेक्स्ट देखिए पेलर ऑब्जर्व इन पाम क्रीजेस अलोंग विद स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। तो देखिए हमारे पाम्स हैं हमारे हैंड्स में, तो पाम जो सरफेस होता है हैंड का, इसमें आपको क्रीजेस नजर आ रही हैं इस तरीके से। तो अगर यहाँ पे भी आपको जो स्किन है पेल नजर आती है, साथ ही साथ म्यूकस मेम्ब्रेन में जो है वो भी पेल है, तो तब हम उसे ग्रेडिंग देते हैं सीवियर अनीमिया। ओके अभी देखिए हमने डेफिनेशन स्टडी करी अनीमिया की, उसके बाद डेफिनेशन से ही एक क्वेश्चन राइज हुआ था कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन वैल्यूज कितनी होनी चाहिए, वो भी हमने स्टडी कर ली, ग्रेडिंग भी हमने स्टडी कर ली। अब हम देखते हैं अनीमिया होने के कारण क्या क्या होते हैं, कॉजेज अब हम स्टडी कर रहे हैं।
सो देखिए मैं आपको बता दूं, कोजेस की बात हो रही है अनीमिया के कारण। तो देखिए जो आरबीसीज होते हैं रेड ब्लड सेल्स, उनका फॉर्मेशन होता है और डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं रेड ब्लड सेल्स। तो फॉर्मेशन और डिस्ट्रक्शन नॉर्मल रेट पे होता है, मतलब सेम रेट पे होता है। बट अब एक ऐसा स्टेज आ जाए जहां पर आरबीसीज की जो प्रोडक्शन है, जो फॉर्मेशन है, वो तो डिक्रीज हो गई है और जो डिस्ट्रक्शन है वो इंक्रीज हो गई है, तो तब अनीमिया डेवलप होता है, अनीमिया राइज होता है उस केस में। अब देखिए और अनीमिया डेवलप होने के साथ साथ क्या हो रहा है, द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिमूविंग कैपेसिटी इज रिड्यूस्ड, डिक्रीज हो गई है। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया सेम रेट पे होता है आरबीसी का फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रक्शन। तो फर्स्ट जो हमारा कारण है वो क्या होगा, इम्पेयर्ड आरबीसी प्रोडक्शन। अगर आरबीसी का जो प्रोडक्शन है, जो फॉर्मेशन है, वो ही डिक्रीज हो गया है या फिर इम्पेयर्ड हो गया है, उससे ही क्या हो सकता है, अनीमिया डेवलप होगा। मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देती हूँ, मैंने आपको क्या बताया था कि जो आरबीसी की प्रोडक्शन होती है और डिस्ट्रक्शन होती है वो सेम रेट पे होती है। तो अगर आरबीसी की जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाए और जो डिस्ट्रक्शन है इंक्रीज हो जाए, उस केस में ही अनीमिया डेवलप होता है। तो फर्स्ट जो कारण इसमें निकला, फर्स्ट जो कोज इसमें निकल के आया वो है, अगर आरबीसी की प्रोडक्शन जो है वो इम्पेयर्ड हो जाएगी, उस केस में भी अनीमिया राइज होगा। तो ये जो प्रोडक्शन है ये डिक्रीज कैसे हो रही है वो मैं आपको बताती हूँ। impaired of RBC production due to deficiency of hemopoietic factors। अब देखिए hemopoietic factors की अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा, जो भी आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स होंगे वो डिस्ट्रॉय होते जाएंगे, क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सर्वाइव क्यों नहीं कर पाएंगे, तो कुछ हमारे हीमोपोइटिक फैक्टर्स होते हैं, तो आपको इतना डीपली स्टडी करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ। हीमोपोइटिक फैक्टर्स होते हैं सच एज इंटरल्यूकिन 3, ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। तो ये फैक्टर्स क्या काम करते हैं, ये जो फैक्टर्स होते हैं हीमोपोइटिक सेल्स पे वर्क करते हैं। हीमोपोइटिक सेल्स क्या काम करते हैं, जो भी आरबीसीज होते हैं, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, उनके सर्वाइवल को प्रमोट करते हैं, मैचुरेशन को प्रमोट करते हैं, प्रोलिफरेशन को प्रमोट करेंगे, उनके डिफरेंशिएशन को प्रमोट करेंगे। तो अगर हीमोपोइटिक फैक्टर्स लो हो जाएंगे तो जो रेड ब्लड सेल्स हैं, इन सेल्स के सर्वाइवल को प्रमोट कर रहे हैं ये फैक्टर्स। अब इनका सर्वाइवल अच्छे से नहीं हो पाएगा, मैचुरेशन नहीं हो पा रही है, प्रोलिफरेशन नहीं हो पा रही है, डिफरेंशिएशन नहीं हो पा रही है, दैट्स व्हाई सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे हैं सेल्स। इसीलिए आरबीसी की जो प्रोडक्शन है, जो फॉर्मेशन है, वो डिक्रीज हो जाएगी। जितने भी आरबीसीज अभी सर्कुलेट कर रहे होंगे वो भी जो है डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ हीमोपोइटिक फैक्टर अगर लो जा रहा है ना, तो इसी के कारण से आरबीसी का जो डिस्ट्रक्शन है उसका रेट भी जो है हाई हो जाएगा। ये एक मेन कारण है एनीमिया का। आपको समझा दिया है अच्छे से, फिर भी अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट डाउन कर दीजिएगा, ठीक है। अब है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। देखिए न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अनीमिया होते हैं बहुत सारे, ठीक है, जैसे कि फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी अनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी। इसमें जो कॉमन है ना वो है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया एक मोस्ट कॉमन अनीमिया है। और वैसे तो वेरियस टाइप्स के होते हैं न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी अनीमिया, जैसे विटामिन B6 डेफिशिएंसी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी जो है वो तो कॉमन है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट को स्टडी करते हैं। तो अब नेक्स्ट को स्टडी कर रहे हैं जो है इंक्रीज्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज। इसमें तो प्रोडक्शन जो है वो इम्पेयर्ड हो रही है। नेक्स्ट का कोर्स में जो मैंने आपको बताया है उसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है आरबीसी की डिस्ट्रक्शन। देखिए नेक्स्ट कोर्स जैसे मैंने आपको बताया, डिस्ट्रक्शन इंक्रीज हो रही है, और जहां भी आपको ये वर्ड दिख जाए इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज, इसका मतलब होता है हीमोलाइटिक अनीमिया। हीमोलाइटिक अनीमिया की डेफिनेशन ही यही होती है, हीमोलाइटिक अनीमिया एक ऐसा अनीमिया जहां पर डिस्ट्रक्शन जो है प्रोडक्शन से ज्यादा हो रही है। जितने आरबीसीज जो है प्रोड्यूस नहीं हो रहे, उससे ज्यादा आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है, उसे ये बोलते हैं हीमोलाइटिक अनीमिया। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज डिस्ट्रक्शन हो रही है, इसके रिजल्ट में हीमोलाइसिस हो रहा है। हीमोलाइसिस का मतलब भी यही है, डिस्ट्रक्शन हो रही है। हीमोलाइसिस का मीनिंग है डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज को हम बोलते हैं हीमोलाइसिस। अब हीमोलाइसिस के कौन कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं, जैसे हमने फर्स्ट कोर्स में क्या किया था कि अगर आरबीसी की प्रोडक्शन जो है वो इम्पेयर्ड हो गई है तो उसका कारण हमने स्टडी किया था ना, हीमोपोइटिक फैक्टर का बिलो हो जाना। ऐसे ही हीमोलाइसिस जो हो रही है, डिस्ट्रक्शन हो रही है आरबीसीज, इनके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो पहले तो इंट्रिंसिक फैक्टर हम स्टडी करेंगे, हीमोलाइसिस
ड्यू टू इंट्रिंसिक फैक्टर्स। और इसके बाद हम स्टडी करेंगे हीमोलाइसिस ड्यू टू एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। तो सबसे पहले स्टडी करें इंट्रिंसिक फैक्टर्स कि अगर जो डिस्ट्रक्शन हो रही है आरबीसीज की, ऐसे कौन से इंट्रिंसिक फैक्टर है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो सबसे पहले हम स्टडी करें हीमोलाइसिस ड्यू टू इंट्रिंसिक फैक्टर्स। इंट्रिंसिक मींस ऐसे फैक्टर्स जो इनसाइड ही हो रहे हैं बॉडी के, ऐसे कुछ कारण जो बॉडी के इनसाइडली अराइज हो रहे हैं। तो हीमोलाइसिस का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज। ओके, सो अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। सिंथेसिस मींस फॉर्मेशन, प्रोडक्शन। अगर हीमोग्लोबिन का जो फॉर्मेशन हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है, वही अबनॉर्मल है, वही अच्छे से नहीं हो पा रहा है, जैसे कि थैलेसीमिया एक कंडीशन है, उसमें ऐसा होता है, जो हीमोग्लोबिन है उसका फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, या फिर आप बोल सकते हो सिंथेसिस नहीं हो पाता है। ठीक है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी, CO2 रिमूविंग कैपेसिटी डिक्रीज हो रही है। साथ ही साथ एक सिकल सेल सिंड्रोम होता है, सिकल सेल डिजीज होती है, जिसमें ऐसी कंडीशन है जिसमें ऐसा होता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स ऑफ आरबीसीज। अगर आरबीसीज के स्ट्रक्चर में कुछ डिफेक्ट है तब भी क्या होगा, जो आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स होंगे वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उनका प्रोलिफरेशन नहीं हो पाएगा, डिफरेंशिएशन नहीं हो पाएगा, मैचुरेशन नहीं हो पा रहा है। तो उस केस में भी ऐसा हो सकता है। एक ऐसी कंडीशन है जिसका नाम है हेरेडिटरी स्फेरोसाइटोसिस। हेरेडिटरी स्फेरोसाइटोसिस। तो इसमें ऐसा होता है कि आरबीसी के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसमें डिफेक्ट होता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम स्टडी करते हैं हीमोलाइसिस ड्यू टू एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। इंट्रिंसिक की जगह हो गया एक्सट्रिंसिक। आपको इजीली समझ आ जाए इसलिए मैं ऐसा बता रही हूँ कि इंट्रिंसिक को आप क्या समझते हो कि जो भी ऐसे फैक्टर्स है जो इनसाइड, जो कि बॉडी से ही अराइज हो रही हैं। ठीक है, बॉडी में ही ऐसे कुछ चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि डिस्ट्रक्शन इंक्रीज हो गई है। अब ये कुछ आउटसाइड फैक्टर्स है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स है, जैसे इन्फेक्शंस सच एज मलेरिया। अगर पेशेंट में मलेरिया अराइज हो गया है, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है कि आरबीसीज जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। काला आजार भी है एक इन्फेक्शन, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। लेड पॉइजनिंग अगर हो गई है, कोई ऐसे ड्रग्स का इंटेक कर लिया गया है जिसके साइड इफेक्ट में ऐसा हुआ है कि आरबीसी जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, हीमोलाइसिस की कंडीशन आ गई है, या फिर अगर एंटीबॉडी का रिएक्शन हुआ है, उस केस में भी क्या हो सकता है, रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, हीमोलाइसिस हो सकता है। तो अभी मैंने आपको ऐसे दो मेजर कोज करवाए हैं। फर्स्ट क्या किया था हमने, इम्पेयर ऑफ आरबीसी प्रोडक्शन। सेकंड क्या है, इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज। अब थर्ड कोज की ओर बढ़ते हैं। तो आई होप आपको यहां तक वीडियो क्लियर हो गई होगी। सो नेक्स्ट कोज देखिए, इंक्रीज ब्लड लॉस। अगर ब्लड लॉस जो है वो इंक्रीज हो गया है, ब्लड लॉस इंक्रीज कैसे हो जाएगा। सो ऐसे दो टाइप्स के मैंने आपको कोज करवाए हैं जिससे कि ब्लड लॉस हो रहा है, एक्यूट एंड क्रोनिक। अगर एक्यूट कॉज है ब्लड लॉस होने की, उसे हम बोलेंगे जो ब्लड लॉस है वो माइल्ड हो रहा है, जैसे कि ट्रोमा के केस में एपिस्टेक्सिस जो नोज से ब्लीडिंग होती है और ब्लीडिंग, और अगर एक्सीडेंटल ब्लीडिंग है उस केस में भी। क्रोनिक देखिए, ब्लीडिंग जो है उसे हम बोलेंगे सीवियर ब्लड लॉस हो रहा है। और ऐसे कौन से क्रोनिक कॉजेस है सीवियर ब्लड लॉस के, तो वो देख लीजिए, ब्लीडिंग पाइल्स, क्रोनिक डायसेंट्री। ब्लीडिंग पाइल्स तो आप समझ ही गए होंगे। क्रोनिक डायसेंट्री, डायसेंट्री का मतलब क्या होता है, डायरिया। एक ऐसा डायरिया जो कि इन्फेक्शियस होता है, ब्लडी होता है। जो डायरिया होता है वो कैसा होता है, इसमें इन्फेक्शियस और ब्लडी डायरिया। और इस कंडीशन में क्या होता है, इंटेस्टाइन की इन्फ्लामेशन भी हो जाती है, इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइन्स। ओके, तो अब हम स्टडी करें क्लिनिकल फीचर्स। तो जिन भी स्टूडेंट्स को नहीं पता उनके लिए बता दूं, क्लिनिकल फीचर्स का मतलब होता है साइन एंड सिम्टम्स। तो ये दो तरह के होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं। टू टाइप्स के होते हैं, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। अब इनमें आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, दैट्स व्हाई बता रही हूँ। ऑब्जेक्टिव मींस जो फिजिशियन ऑब्जर्व करता है, ऑब्जेक्टिव से ही मिलता जुलता वर्ड है ऑब्जर्व, ऑब्जर्व बाय द फिजिशियन। और जो सब्जेक्टिव होते हैं ये पेशेंट हमें बताता है, परसीव बाय
पेशेंट। ओके, सो इनमें से कुछ ऐसे साइन एंड सिम्टम्स हैं जो हम खुद से मतलब फिजिशियन ऑब्जर्व करेगा और कुछ ऐसे हैं जो कि पेशेंट खुद ही बता देगा। अब जैसे है फैटिग, पेशेंट हमें बताएगा कि फैटिग फील हो रहा है, मींस थकावट हो रही है। एनोरेक्सिया भी पेशेंट ही हमें बताएगा, जैसे कि लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना, एपेटाइट का लॉस होना, उसे हम बोलते हैं एनोरेक्सिया। पेलर, पेलर है जो हम खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे अगर पेशेंट के नेल बेड्स चेक करेंगे, पेशेंट के जो पाम वाला सरफेस होता है उसके हम क्रीजेस चेक करेंगे, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड स्किन को हम ऑब्जर्व करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, उससे हमें पता लग जाएगा पेलर का, मीन्स स्किन जो है वो पेल हो जाएगी। उसके अकॉर्डिंग ही हम फिर डायग्नोज करते हैं एंड एनीमिया को ग्रेडिंग देते हैं कि माइल्ड है, मॉडरेट है या फिर सीवियर है। हेडेक पेशेंट को होगा, ड्राउजीनेस, वही जो मैंने को वीडियो की स्टार्टिंग में डेफिनेशन में बता दिया था, साइन को, चक्कर आएंगे पेशेंट को, तो ये भी एक सब्जेक्टिव सिम्टम है। और नेक्स्ट है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ब्रीदिंग डिफिकल्टी पेशेंट को होगी, ब्रीदिंग डिफिकल्टी। अब देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस की, एनीमिया की कंडीशन अगर अराइज हो गई है तो उससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस अराइज होंगी। सो अब हम देख रहे हैं कॉम्प्लिकेशंस की, एनीमिया की कंडीशन अगर अराइज हो गई है तो कौन कौन सी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस है जो अराइज हो सकती है। तो ये भी मैंने जब आपको डेफिनेशन बताई थी तभी आपको बता दिया था, सर्कुलेटरी फेलियर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि प्रॉपरली ऑक्सीजन जो है सप्लाई नहीं हो पा रही है, जो हीमोग्लोबिन वैल्यू है वो लो है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं शोक, शोक भी एज अ कॉम्प्लिकेशन राइज हो जाएगा। इसका भी वही कारण है कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो लो हो गई है एंड साथ ही साथ जो CO2 रिमूविंग कैपेसिटी है वो भी डिक्रीज हो गई है। नेक्स्ट है इन्फेक्शंस। अब जब भी अगर पेशेंट अनीमिक हो जाएगा तो उसका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, इम्यून सिस्टम वीक होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, इन्फेक्शन बहुत से होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है ग्रोथ रिटार्डेशन, पेशेंट की जो है ग्रोथ नहीं हो पाएगी, एनीमिक चाइल्ड की ग्रोथ नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है ग्रोथ? क्योंकि प्रॉपरली टिश्यूज को, ऑर्गन्स को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रही है, सर्कुलेटरी फेलियर हो रहा है, ग्रोथ रिटार्डेशन होगी, साथ ही साथ मेंटल रिटार्डेशन भी होगी। तो अनीमिया की बहुत सी टाइप्स होती है जो हम फर्दर स्टडी करने वाले हैं। तो ये है डिलेड प्यूबर्टी। अब देखिए ग्रोथ रिटार्डेशन है, मेंटल रिटार्डेशन है, इसी के रिजल्ट पे हो रहा है डिलेड प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होता है? जब एक बॉय हो या फिर एक गर्ल हो, एक ऐसी एज आती है 10 टू 14 ईयर्स तो गर्ल्स में मानी गई है, 12 टू 16 ईयर्स बॉयज में मानी गई है। इस एज में क्या होता है, सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं, गर्ल हो या फिर बॉय हो, कुछ ऐसे फिजिकल चेंजेस आते हैं। ठीक है, जैसे बॉयज में वॉइस का चेंज होना, गर्ल्स में ब्रेस्ट का इलाज होना, तो उसे हम बोलते हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी की स्टेज आती है तो वो भी क्या हो जाएगी, डिले हो जाएगी। प्यूबर्टी जो है वो लेट स्टार्ट होगी। क्यों होगी? क्योंकि ग्रोथ रिटार्डेशन है, मेंटल रिटार्डेशन है, तो ये भी एज अ कॉम्प्लिकेशन राइज हो जाएंगे एनीमिया के। अब देखते हैं इसकी मैनेजमेंट। तो देखिए मैनेजमेंट जो है वो कॉज पे डिपेंड करती है कि अनीमिया को जब हमने डायग्नोस किया होगा तो ऐसा कौन सा कारण निकल के आया जिसकी वजह से अनीमिया हुआ है, उसी को ही हम ट्रीट करते हैं, उसी कारण को ही, उसी कोज को ही हम करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो मैनेजमेंट में हम देख रहे हैं सबसे पहले IV इन्फ्यूजन। अगर जो एनीमिया है, इफ अनीमिया इज ड्यू टू एक्सेसिव ब्लड लॉस, तब हम IV इन्फ्यूजन करते हैं। BT मीन्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करेंगे अगर क्रोनिक और एक्सेसिव ब्लड लॉस हो रहा है तो। और इफ एनीमिया ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी, तब हम क्या करेंगे, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, फॉलिक एसिड प्रोवाइड कराएंगे। इफ एनीमिया ड्यू टू फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी तो वो हम करेक्ट कर देंगे अगर जो भी कारण होगा। तो मैनेजमेंट जो है उसे हम ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, दैट्स वाई मैं यहाँ पर राइट डाउन नहीं कर रही हूँ, नोट डाउन नहीं कर रही हूँ। तो आप अपनी बुक्स में देख लीजिएगा मैनेजमेंट, आप इजीली स्टडी कर पाओगे, क्योंकि जिस तरीके से मैंने बताया आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो ये जो है मैंने ओनली जो है हेडिंग्स बताई हैं मेजर, आपको इन्हें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और मैनेजमेंट में एक और बात आती है, ये तो थी मेडिकल मैनेजमेंट। तो अगर हम नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो मुझे लगता है हर एक स्टूडेंट नर्सिंग मैनेजमेंट को एक्सप्लेन कर सकता है। और मेरे पास एक कमेंट आया था कि NCP पे वीडियो चाहिए नर्सिंग केयर प्लान, तो मैं एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगी नर्सिंग केयर प्लान पे, तो आप हर एक डिजीज का NCP खुद से बना पाएंगे उस वीडियो को देखने के बाद।
तो वो मैं अपलोड कर दूंगी। बहुत ही ईजी तरीके से एनसीपी किस तरीके से बनाया जाता है। सो अगर आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, एनीमिया के बहुत से टाइप्स हैं, तो वो हम फर्दर स्टडी करते जाएंगे। जैसे ये पार्ट 1 बन गया है एनीमिया कैसे, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इस तरीके से। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना न्यू नोटिफिकेशंस के लिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।